हेलो गुड इवनिंग नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द इकोनॉमिक्स हब। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। इस पूरे कंप्लीट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी थी वो 1990 तक और 1947 से लेके क्या क्या उसने चीज़ें देखी, कैसे कैसे अपने ग्रोथ को करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को उठाया और कैसे गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ बनाई जिससे हमारी इकोनॉमी आगे बूस्ट कर सके। तो पूरे इस चैप्टर में हम लोग इकोनॉमी के बारे में डिस्कशन करेंगे 1950 से लेकर 1990 तक। हेलो, माय नेम इज़ अनंत। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमी का एपिसोड यानी पार्ट नंबर 1। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार उसका पूरा इंडेक्स का डिस्क्रिप्शन ले लें और साथ में अपने पास एक नोटबुक लेके बैठें। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको बताता जाऊंगा और आप उसको अपने पास लिखते जाएं। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम कैसे काम करता है? इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू द इकोनॉमिक ऑर्डर। इकोनॉमिक ऑर्डर का मतलब क्या होता है? जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, यानी जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं आपकी इकोनॉमी में, आप उसको कितने बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी उससे मैक्सिमम आउटपुट आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सकते हैं जिससे इकोनॉमी को ग्रोथ मिलने में हेल्प मिले। ठीक है, तो यही बात यहाँ लिखी हुई है। द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, रिसोर्स एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे उन चीज़ों से आप बेहतर प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन करने के बाद उसको कैसे आप लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब पहुंचाएंगे। उसके बाद रिसोर्सेस को कैसे एलोकेशन करेंगे। एलोकेशन मैंने आपको समझा दिया, कैसे आप बेटर तरीके से उसको यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें आपको समझाई हैं। और डिटेल में देखें, फ्रॉम द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? कैसे आप गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे इकोनॉमी के लिए। सिस्टम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, व्हाट टू, जैसे आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में, व्हाट, हाउ, फॉर हुम, कैसे बनाएं, किसके लिए बनाएं और कितना बनाएं। तो ये प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगी। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टम, और जो चीज़ आपने बनाई है उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे आपके नेशनल इनकम में दे रखा है लैंड, लेबर, कैपिटल, तो ये दे रखा है कि वी मीन्स द वे पीपल गेट रिवॉर्ड देयर फैक्टर सर्विसेज। जो भी वो लोग आपको फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, आप उनको बदले में क्या देंगे। जैसे हमने पढ़ा है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है, और वेजेस। अगर आपने किसी को अपनी लैंड दी है तो लैंड के बदले में आपको रेंट मिलेगा। ठीक है, आपने अगर कैपिटल लिया है तो इंटरेस्ट। ठीक है, तो उसके बदले में अगर आपने कोई बिजनेस सेटअप किया है तो उसके बदले में प्रॉफिट। अगर कोई लेबर काम कर रही है तो आप उसको क्या देंगे? वेजेस देंगे। तो ये है आपके फैक्टर प्रोडक्शन जो हमने नेशनल इनकम में भी पढ़े हैं। क्लियर हो गई बात। अब इकोनॉमिक सिस्टम को इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 3 पार्ट्स कैसे डिवाइड कर दिया? सोशलिस्टिक इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी। ठीक, द सिस्टम आर डिफ्रेंशिएटेड बाय ईच अदर। तीनों ही सिस्टम अपने आप में अलग अलग हैं। तो आपको यहाँ बताता है, यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है मार्केट फोर्सेस। मैं आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ मार्केट फोर्सेस क्या होता है, और आप अपने पास इसको लिखते हुए भी जाएं मार्केट फोर्सेस क्या होता है। देखिए, मार्केट फोर्सेस का मतलब आई होप आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो इस वर्ड का मतलब समझ लें, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। मार्केट फोर्सेस का मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई। मतलब जो आपकी इकोनॉमी है वो मार्केट फोर्सेस पे काम कर रही है। जैसे जैसे जिस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे उस प्रोडक्ट की क्या बढ़ेगी? सप्लाई बढ़ेगी। अगर सप्लाई नहीं होगा तो वो प्रोडक्ट बिकेगा कैसे? तो मार्केट फोर्सेस का मतलब होता है जहाँ पे गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है, मतलब जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो कम है। तो यही बात लिखी हुई है, वेयर व्हेन मार्केट फोर्सेस आर अलाउड टू फंक्शन फ्रीली विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। इस इकोनॉमी को हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बोलते हैं। तो यहाँ पे मार्केट फोर्सेस की पूरी डेफिनेशन दे रखी है कि मतलब ये मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के पैरामीटर्स पे काम करेगी। जिस गुड्स की डिमांड इकोनॉमी में होगी उस गुड्स को प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा और लोगों तक पहुँचाएगा। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट मार्केट फोर्सेस। ठीक है, अब ये 3 टाइप्स की इकोनॉमी है जो आपको दे रखी हैं। एक बार मैं अपने नोट्स के थ्रू आपको समझाऊं तो या एक काम करते हैं, हम आगे इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बुक के हिसाब से आपको समझा देता हूँ मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, कैपिटलिस्टिक क्या होती है, सोशलिस्टिक क्या होती है, मिक्स इकोनॉमी क्या होती है। ठीक है, तो मार्केट फोर्सेस मैंने आपको बताया जहाँ पे आपके गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस कम होते हैं
और इकोनॉमी किसके हिसाब से काम करती है, मार्केट के हिसाब से काम करती है। तो सबसे पहले कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है मैं आपको समझा देता हूँ। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड अ मार्केट इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को हम बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी। इसको अगर मैं सिंपल से शब्दों में आपको समझाऊँ, ये ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पे गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन होता है वो नहीं होता है, केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम होता है, ठीक है। और जो प्रोड्यूसर होता है वो बिल्कुल फ्री होता है किसी भी कॉमोडिटी के, किसी भी तरह के गुड्स को बनाने के लिए। तो यहाँ मतलब सीधे से लैंग्वेज में देखें तो यहाँ पे ये जो इकोनॉमी काम करती है ये मार्केट फोर्सेस के हिसाब से काम करती है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इज कॉल्ड अ मार्केट इकोनॉमी। इसका एक ऑल्टरनेटिव नेम और होता है जिसको हम बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी। इट इज़ डिफाइंड एज वन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन इंडिविजुअल करता है, और इंडिविजुअल फ्री है किसी भी तरह के इकोनॉमिक डिसीजन के लिए, और वो ज़्यादातर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करेगा। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो यही है कि यहाँ पे जो ऑनरशिप होती है वो प्राइवेट के पास होती है, और वो प्राइवेट है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में बात करेगा, वो सस्ती सस्ती लेबर लाने के बारे में सोचेगा, ठीक है, जिससे उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो और उसे प्रॉफिट ज़्यादा हो। वो मार्केट में उसी तरह के गुड्स को सोल्ड करेगा जिससे प्रॉफिट हो, ठीक है, और चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट हो चाहे वो इनकी इंटरनेशनल मार्केट हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स अमंग पीपल हैपेंस ऑन द बेसिस ऑफ परचेसिंग पावर। परचेसिंग पावर का मतलब होता है कि जो ज़्यादा पैसा खर्च करेगा वो उनके लिए गुड्स बनाएंगे। द एबिलिटी ऑफ पीपल टू पे गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे मैंने आपको बताया। द रोल ऑफ गवर्नमेंट, केवल और केवल गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इतना होता है कि कोई इलीगल या कोई गलत प्रोडक्ट ना बेचे। बाकी मार्केट इकोनॉमी बिल्कुल फ्री काम करती है, जहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात होती है, प्रोड्यूसर फ्री होता है और मार्केट फोर्सेस के हिसाब से इकोनॉमी चलती है। तो बस आपको इसमें फीचर्स पढ़ने हैं, मेरिट्स और डिमेरिट्स के नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। सेकंड आपको दे रखा है सोशलिस्टिक इकोनॉमी। नाम से समझ में आ रहा है सोशलिस्टिक इकोनॉमी। क्या होता है सोशलिस्टिक इकोनॉमी? सोशलिस्टिक इकोनॉमी इज़ वन, जैसे मैं आपको हाँ एक चीज़ और रह गई, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो यूके, जापान, ये सब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के एग्जांपल हैं, ठीक है, जो डेवलप्ड नेशन हैं। जितने भी डेवलप्ड नेशन होते हैं वो आपके कौन से इकोनॉमी होते हैं? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होते हैं। अब हम बात करेंगे सोशलिस्टिक इकोनॉमी की। तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्या होता है? ये बिल्कुल अपोजिट होता है मार्केट इकोनॉमी के। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है सोशलिस्टिक इकोनॉमी इज वन देयर इज अ कलेक्टिव पब्लिक ऑनरशिप विच मीन्स प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन सम सेंट्रल अथॉरिटी। जहाँ पे प्रोड्यूसर फ्री नहीं होता है, क्या बनेगा कितना बनेगा वो सब कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पे जो प्रोड्यूसर होता है वो फ्री होता है? जी नहीं, वो फ्री नहीं होता है। वो केवल और केवल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन से गुड्स बनेंगे कौन से गुड्स नहीं बनेंगे। और यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात होती है? जी नहीं, यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात नहीं होती है। यहाँ पे मार्केट फोर्सेस काम नहीं करते हैं, यहाँ पे बस गवर्नमेंट काम करती है। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितना बनेगा, किसके लिए बनेगा। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादातर पुअर इकोनॉमीज़ के लिए होता है, या ऐसी इकोनॉमी के लिए जहाँ पे बिल्कुल हिटलर वाला रूल चलता है। जैसे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे व्हाट, हाउ, फॉर हुम, कितना बनेगा, क्या बनेगा, किसके लिए बनेगा, वो सब डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट होता है। जैसे मैं आपको बताऊँ चाइना, ठीक है, नॉर्थ कोरिया, तो ये ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज वो ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक नीड्स के हिसाब से इसको सोचा जाता है। प्रोडक्शन होता है कलेक्टिवली होता है, कलेक्टिवली मतलब सबके लिए होता है। नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है। ज़्यादातर जो बात होती है सोशल वेलफेयर की बात होती है। यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात नहीं होती है, यहाँ पे किसकी बात होती है? सोशल वेलफेयर की बात होती है। तो बस सिंपल से आपको सोशलिस्टिक इकोनॉमी में ये याद रखना है, ठीक है। लास्ट हम बात करें मिक्स्ड इकोनॉमी। नाम से समझ में आ रहा है मिक्स, जो आपका सोशल प्लस मार्केट का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट भी होती है प्लस प्राइवेट भी होता है। यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात भी होती है प्लस सोशल वेलफेयर भी होता है। समझ में आई बात? क्लियर हो गई बात? यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होता है, गवर्नमेंट भी होती है, यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी करती है। लेकिन ऐसी इकोनॉमी में मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं, पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों मिलके काम करते हैं, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इंडिया। क्योंकि यहाँ पे रिच लोग भी रहते हैं और पुअर लोग भी रहते हैं। जो प्राइवेट है वो रिच के लिए बना रहा है, जो गवर्नमेंट है वो पुअर के लिए बना रही है, ठीक है। तो ये होता है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। क्लियर हो गई बात?
और इंडिया कौन सी इकोनॉमी है, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है 1947 इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया था। याद रखना, इंडिया ने 1947 के बाद मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया था, क्योंकि इंडिया में पुअर और रिच दोनों रहते थे। तो ये बात यहीं लिखी हुई है। अगर इसको हम पढ़ें तो ये लिखा हुआ है, लीडर्स एंड प्लानर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया सॉट मिक्स इकोनॉमी। उन्होंने कहा कि इंडिया को हम मिक्स इकोनॉमी में बनाएंगे। और द IPR इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948, ये फर्स्ट IPR हुआ था, लिख लो इसको, अभी आगे डिस्कस होगा इस पर। IPR 1 जिसका नाम है 1948, एक जगह इसको लिखो, जिसमें इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन कहता था कि सब कुछ हम पब्लिक पे नहीं छोड़ सकते, हम सब कुछ प्राइवेट पे भी नहीं छोड़ सकते। तो हम अपनी इकोनॉमी को मिक्स इकोनॉमी बनाएंगे, जिससे हम अपनी इकोनॉमी को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्या हो गया, ये पूरा हमने बात करी 3 इकोनॉमी की, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, जिसमें हमने मार्केट इकोनॉमी समझा, जिसमें हमने मिक्स इकोनॉमी समझा, और जिसमें हमने सोशलिस्टिक इकोनॉमी समझा। आई होप आपको ये तीनों इकोनॉमी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर हो गई बात। चलिए, अब इस चैप्टर को एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझेंगे, जिसका हमने नाम दिया है, जिसका इन्होंने नाम दिया है 5 ईयर प्लान। तो क्या होते हैं 5 ईयर प्लान्स, इसका पूरा प्लान की लिस्ट मैं आपको बताऊंगा। 5 ईयर प्लान्स क्या होते हैं बेसिकली, मैं थोड़ा सा अगर आपको डिस्क्रिप्शन दूं तो 5 ईयर प्लान गवर्नमेंट ने बनाए थे। किसके लिए? इंडिया की GDP को, इंडिया की प्रोडक्टिविटी को, इंडिया के एम्प्लॉयमेंट को, इंडिया के एग्रीकल्चर को, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हो, ठीक है, चाहे वो FDI हो, चाहे वो आउटपुट हो, इन सब चीज़ों को किस तरह से हम ग्रो कर सकते हैं। तो ये किसने बनाए थे? 5 ईयर प्लान्स में हमने बहुत सी पॉलिसीज़ बनाई थी। इन सारी पॉलिसीज़ का हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में डिस्कशन करेंगे कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या है ये 5 ईयर प्लान्स और किस तरीके से ये काम करते हैं और क्या कैसे कैसे क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ है, इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेज, यानी जो कंट्री का रिसोर्सेज है आप कैसे प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और जो प्लानिंग कमीशन है, याद रखना, उसने 5 ईयर प्लान्स को सबसे पहले बनाया था कि किस तरीके से प्लान बनेंगे और कैसे काम करेंगे। ठीक है, इंडिया अडॉप्ट 5 ईयर प्लान्स, सोवियत यूनियन से इन्होंने 5 ईयर प्लान्स को अडॉप्ट किया था। मिक्स इकोनॉमी, हम सब जानते हैं इंडिया की इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी थी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो कब आया था? तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था 1951 से लेकर 1956 तक। ये आप लिखते जाएं, जैसे मैंने फर्स्ट IPR आपको बताया 1948, तो इसमें बहुत सारी डेट्स आपको मिलेंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, CUT प्लस NCERT प्लस CBSE बोर्ड एग्जाम। तो फर्स्ट IPR की फर्स्ट 5 प्लान की बात करें तो 1951 में आया था। और मैं आपको यहाँ पे ये भी बता देता हूँ, लास्ट 5 ईयर प्लान, जो लास्ट 5 ईयर प्लान था वो आपका आया था 2012 से लेके 2017 तक। तो 2012 में लास्ट 5 ईयर प्लान था। इसके बीच में बहुत सारे प्लान्स बने। इन प्लान्स के बारे में पूरा डिटेल्ड में मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा कि 1951 से लेके कैसे, जैसे यहाँ पे आपको इन्होंने डेट्स बताए कि कुछ एनुअल प्लान्स भी बने। इसके पीछे रीज़न क्या है मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो अगर हम 3 एनुअल प्लान्स की बात करें तो उसके लिए आपको याद करना है 3:1:2। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको इस तरह से याद करना 3:1:2। अब क्या है 3:1:2? तो 1966 से लेके 1969 तक एक प्लान बना 3 साल का। ठीक है, फिर 1979 से लेकर 1980 तक का एक प्लान बना 3 और 1, और फिर 1990 से लेकर 1992 तक एक प्लान बना। तो 3, 1, 2 इस तरीके से 3 प्लान्स बने, एनुअल प्लान्स। अब क्यों बने, कैसे बने, वो सब अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? तो 5 ईयर प्लान्स के बारे में थोड़ा मैं आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन दूँ तो मैंने अलग से अपने नोट्स में बना रखा है। और अगर आप चाहते हैं नोट्स लेना तो आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं, मुझे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। 5 ईयर प्लान्स आर फॉर्म मॉडल प्लानिंग अडॉप्ट बाय द इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया इंडिपेंडेंस के बाद, जिससे इफेक्टिव बैलेंस रहे यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का। और जो प्लानिंग कमीशन था वो इस्टेब्लिश हुआ था। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्लानिंग कमीशन है, जो आपकी नई वाली बुक्स में नहीं दे रखा है लेकिन आप पुरानी बुक्स से पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर आपको ज़रूर मिलेगा। जो प्लानिंग कमीशन हमने पढ़ा वो इस्टेब्लिश हुआ था 15 मार्च, लिख लो कहीं, 1950।
ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान मैंने आपको बता दिया 1951 और लास्ट 5 ईयर प्लान 2012। प्लानिंग कमीशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों नीड फॉर प्लानिंग था? अंडर द ब्रिटिश राज, हम सब जानते हैं ब्रिटिश राज ने हमारे इंडिया को बहुत बैकवर्ड और स्टैग्नेंट इकोनॉमी बना दिया, जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ लिया है। इंडिया फेसिंग लो प्रोडक्टिविटी एज वेल एज लो प्रोडक्शन, दोनों चीज़ें हमारी कम हो गई, तो इंडिया को एक बिग पुश की ज़रूरत थी, जिससे इंडिया की गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान्स को अडॉप्ट किया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, तो क्या होता है प्लानिंग कमीशन या इकोनॉमिक प्लानिंग? इकोनॉमिक प्लानिंग वही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर है जिससे वो इकोनॉमिक डिसीजन ले सके और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। तो प्लानिंग कमीशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। प्लानिंग कमीशन जो था वो 1950, अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या था, ये आपका 15 मार्च 1950 को बना था। ऑब्जेक्टिव था इंडिया के 5 ईयर प्लान्स बनाना। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर और फर्स्ट एग्जीक्यूटिव जो थे वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब हुआ क्या ये आपको मैं हाथों हाथ बता दे रहा हूँ। 2012 में अभी हमने पढ़ा प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान्स खत्म हो गए, लास्ट 5 ईयर प्लान था। अब इस 5 ईयर प्लान्स के खत्म होने के बाद कुछ तो आया होगा। जी हाँ, 5 ईयर प्लान्स को खत्म होने के बाद नीति आयोग आया। क्या आया? नीति आयोग। 2015 में नीति आयोग आया। 2015 में नीति आयोग कैसे आया? अब आप कहेंगे सर प्लान तो 2012 में ख़त्म हो गया था। 2000 लिख लो इसको, 2012 से लेके 2017 तक लास्ट 5 ईयर प्लान था। इस बीच में 2015 में नीति आयोग का इन्वेंशन हो गया। जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो गवर्नमेंट ने नीति आयोग लेके आया। अब नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और नीति आयोग की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नीति आयोग कब आया आपको याद रखना है, 2015 में आया, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या फुल फॉर्म है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये आपकी नीति आयोग की फुल फॉर्म है। तो नीति आयोग इज अ पब्लिक थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया एस्टैब्लिश्ड विद द एम ऑफ अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कैसे हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो नीति आयोग का फॉर्मुलेशन 1 जनवरी 2015 में है और इसका ऑब्जेक्टिव था कि इंडिया की इकोनॉमी को कैसे और बेहतर हम 5 ईयर प्लान से ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको समझाया कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया, लास्ट 5 ईयर प्लान कब आया, 3 साल का गैप आया। अभी मैं आपको 1951 से लेके 2017 तक पूरी लिस्ट दिखाऊंगा 5 ईयर प्लान्स की कैसे कैसे क्या किस तरीके से आए। ठीक है, अब इन 5 ईयर प्लान्स के कुछ कॉमन गोल्स थे। क्या कॉमन गोल्स थे? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बोर्ड्स में कई बार, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसमें लिखा हुआ है गोल्स ऑफ प्लानिंग आर कॉमन फॉर ऑल 5 ईयर प्लान्स। अब गोल्स क्या थे? आपको याद करने का तरीका बहुत सिंपल सा है। आपको GEMS ये वर्ड याद कर लो, इससे आपको याद रहेगा कि किस तरीके से ये काम करता है। तो G स्टैंड्स फॉर GDP ग्रोथ, ये 4 5 ईयर प्लान है। E स्टैंड्स फॉर इक्विटी या इक्विटेबल। ठीक है, M स्टैंड्स फॉर मॉडर्नाइजेशन, S स्टैंड्स फॉर सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशेंसी। तो ये आपके जेम्स यानी 5 ईयर प्लान्स के गोल्स थे, 4 गोल्स थे। तो ये अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से 5 ईयर प्लान्स क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला प्लान है आपका गोल है GDP ग्रोथ। GDP ग्रोथ का मतलब क्या है? हमको समझ में आ रहा है कि हमारी इकोनॉमी चाहती थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा GDP ग्रो करें। तो उसमें लिखा हुआ है इंक्रीज इन GDP द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। आउटपुट बढ़े, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़े। जब गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे क्या होगा? जब इकोनॉमी में गुड्स बनेंगे, जब इकोनॉमी में सर्विस बनेगी तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ी होगी, तभी तो बन रहे। जब डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ी तो प्रोडक्शन बढ़ा, जब प्रोडक्शन बढ़ा तो इंडस्ट्रीज लगी, जब इंडस्ट्रीज लगी लोगों को एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला तो क्या हुआ? लोगों की इनकम बढ़ी, जब लोगों की इनकम बढ़ी तो एक्सपेंडिचर हुआ, जिसकी वजह से GDP ग्रोथ हो गई। तो बस पूरा यही चीज़ आपको यहाँ पे इन्होंने समझाई है कि GDP ग्रो करने के 2 बेसिक फैक्टर हैं, इंक्रीज इन रिसोर्स बेस बढ़ा दो और प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन बढ़ा दो। ये कब बढ़ेगा? जब आपके पास टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, सब चीज़ें अच्छी होंगी। तो GDP ग्रोथ में आप इतना लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड है मॉडर्नाइजेशन। ये तो बहुत ही सिंपल था, इसके लिए बस आपको 2 वर्ड याद रखने हैं। पहले हम लोग क्या करते थे? पहले हम लोग लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स पे काम करते थे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स पे काम करते थे। अब हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स पे शिफ्ट हो गए। क्या होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स? जहाँ पे हम लेबर ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब मैन ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेबर ज़्यादा यूज़ होती है। और कैपिटल होता है जहाँ पे हम मशीन्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं। समझ में आई बात?
तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक से कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स पे है, जिसको हमने नाम दे दिया मॉडर्नाइजेशन। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है कि बहुत सी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने तरक्की करी, HYV सीड्स आए, ठीक है, और इंडिया में IT का रिवोल्यूशन हुआ, जिसकी वजह से हमने क्या स्टार्ट किया, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना स्टार्ट किया। तो यही है अपडेटिंग एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न एज इज़ द एज ऑफ साइंस एंड इनोवेशन। जब जितना साइंस एंड इनोवेशन आगे बढ़ा तो हमने ग्रीन रिवोल्यूशन लेके आए, अभी इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। HYV सीड्स लेके आए जिससे प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन बढ़ा। तो ये सब मॉडर्नाइजेशन का एक पॉजिटिव इफेक्ट था, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी। इसका मतलब क्या होता है ये आपको मैं समझा देता हूँ। इसका बहुत सिंपल सा मतलब है सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी। यानी सेल्फ रिलायंस का मतलब यहाँ पे आपको दे रखा है नॉन डिपेंडेंसी। अब हम किसी और कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। किसके टर्म्स में? पैसों के टर्म्स में। अगर हम ज़्यादा और कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे मनी के टर्म्स में तो हमें प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेगी, ठीक है। तो हम नॉन डिपेंडेंसी बने, सेल्फ रिलायंस बने मनी के टर्म्स में। और सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब होता है कि हम लोग फूड ग्रेन्स के टर्म्स में, मतलब इतना अनाज बनाएं कि हम और लोगों को दे सकें। समझ में आ रही है बात? तो इन दोनों में हमने सेल्फ रिलायंस किया। सेल्फ रिलायंस का मतलब देखो यहाँ यही बताया, नॉन डिपेंडेंसी ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन फाइनेंशियल रिसोर्सेज। और सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब है कि आप लोग इसेंशियल कम्युनिटी मतलब फूड ग्रेन्स टाइप्स के भी इतना प्रोडक्शन खुद से करें कि बाहर के लोगों को हमें ज़रूरत ना पड़े उन पर निर्भर रहने की। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी। ये अलग से क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का इनकम का मतलब है कि इकोनॉमी में ऐसा सिस्टम ना बने कि रिच हो जाए और पुअर होता चला जाए। इससे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन डाउनफॉल में जाएगी। इसको कैसे सही कर सकते हैं? तो यहाँ लिखा हुआ है इकोनॉमिक ग्रोथ वुड बिकम अ मीनिंगलेस एक्सरसाइज द बेनिफिट ऑफ ग्रोथ ओनली द हैंडफुल पीपल। हैंडफुल पीपल का मतलब यहाँ पे रिच। तो ग्रोथ कहता है ग्रोथ सर्व वर्चुअली नो पर्पस इन अ सोसाइटी वेयर रिच स्टैंड्स टू बिकम रिचर। अमीर हो रहा है और जो गरीब है वो उसको रोटी कपड़ा मकान के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ हमें नहीं चाहिए। बेनिफिट ऑफ ग्रोथ मस्ट स्प्रेड अक्रॉस ऑल सेक्शन ऑफ दिस। जब ग्रोथ हो तो सबके लिए हो, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एम्प्लाइज सोशल इक्वालिटी हो। एंड दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान। क्यों? क्योंकि हमारे इकोनॉमी में इंडिपेंडेंस के बाद गरीबी बहुत थी। उन गरीब लोगों को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, कैसे रिच और पुअर का गैप कम कर सकते हैं। तो ये हमने पूरे 5 ईयर प्लान्स के गोल में पढ़ा, जिसको हमने GEMS से याद रखा। GDP ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंसी। तो कंक्लूजन अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि जो इंडिया की इकोनॉमी है वो मिक्स इकोनॉमी पे काम किया है इंडिपेंडेंस के बाद से। लेकिन मिक्स इकोनॉमी थी, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बट मिक्स इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? जहाँ पे पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों काम करें। बट मिक्स इकोनॉमी होने के बाद भी इंडिया की इकोनॉमी में ज़्यादातर जो रोल था वो किसका था? पब्लिक का था, यानी गवर्नमेंट का था। गवर्नमेंट ने इतने रूल्स लगा रखे थे, इतने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, जिससे इकोनॉमी चाहते हुए भी ग्रो नहीं कर पा रही थी। इसके बारे में पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की इस क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करी और मैंने आपको समझाने की कोशिश करा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे यहाँ पे और मुझे यहाँ पे द इकोनॉमिक्स हब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे। और इस पूरे कंप्लीट चैप्टर के नोट्स अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है द इकोनॉमिक्स हब। तो ये इस तरह के नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और इस पूरे वीडियो में, इस पूरी क्लास में इंपॉर्टेंट डेट्स बहुत सारी हमें देखने को मिलेंगी। लास्ट के चैप्टर में, मतलब जो लास्ट की हम क्लास रिकॉर्ड करेंगे उसमें सारी इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लास्ट तक देखने के लिए। और अच्छी लगे वीडियो तो कमेंट करें, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।